हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 4 जो कि हमारा फोकस होगा आज रिमाइंडर्स के ऊपर। और दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑन रिमाइंडर्स। नाउ एक्चुअली रिमाइंडर जो एक टॉपिक है, दिस इज एक्चुअली अ सब्सिडरी कह लीजिए या फिर एक सब टॉपिक है अंडर नंबर सिस्टम। नाउ ऑल्दो इसका अगर मैं वेटेज के बारे में बात करूं इन दी एक्चुअल एग्जाम आपके कैट में या फिर मान लीजिए आईएफटी में या फिर जैट में, इस टॉपिक का जो वेटेज है वो लगभग 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक होता है। नाउ बट होता क्या है कि ऑल्दो वेटेज कम है बट लॉट पीपल गेट इंटिमिडेटेड बाय दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि इसका जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस इतना बड़ा वाइड रेंज होने के चक्कर में एक टॉपिक जो है थोड़ा सा लगता है कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन कर भी लिए हैं तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको लगते हैं अरे ये तो रिमाइंडर्स वाला, ये भी फिर से मेरे से रिमाइंडर पूछ लिया, यानी कि अभी भी फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, यानी कि मेरा रिमाइंडर क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो आज जो, क्योंकि मैंने रिमाइंडर्स 1 यहाँ पे लिखा है, तो आज जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा, विल ट्राई टू गेन एज मच एज बेसिक नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। क्योंकि एक बार मुझे लगता है कि बेसिक क्लियर हो गया तो आई एम श्योर किसी भी तरीके का टॉप क्वेश्चन आप रिमाइंडर्स के ऊपर अगर आएगा तो यू वुड बी एबल टू टैकल इट, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो यू नीड टू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्लास वेरी सीरियसली। इसको आप बेसिक क्लास समझिए रिमाइंडर्स का, जिसमें आप बहुत ही कोर में जाने की कोशिश करेंगे। और जहां पे एक बार कोर समझ में आ जाएगा तो ये जो टॉपिक है आपको कभी भी हॉन्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज दीपक जरियाल। आई एम फिजिक्स ऑनर्स एंड एमबीए फ्रॉम सिम्बायोसिस। I have scored 99 plus percentile in the section that I teach, that happens to be quantitative aptitude. ठीक है, I have been teaching students since 2006. That has actually given me 14 plus years of teaching experience. ठीक है, तो हाउ कैन यू गाइस रीच मी, आप मेरे तक कैसे पहुंच सकते हैं? जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, वहां पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप प्लस कैटेगरी में कैट कोर्स चूज करेंगे एंड गो टू दी सब्सक्रिप्शन पेज। तो आप इस पेज पर राउट हो जाएंगे। इस पेज पर राउट होते ही कौन सा, ये सारे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या होगा। ठीक है, बट फिलहाल अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो आप ये वाला कोड जो है DJ10 आप यूज कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट डिस्काउंट यानी कि ऑफ मिल जाएगा ऑफ 10%। यू कैन प्रोसीड टू दी पेमेंट्स आफ्टर दैट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक रिमाइंडर्स। तो जैसे कि मैंने फिर से कहा आपसे, मैं कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, इसको, इसका जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। इसके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मैंने इस टॉपिक को मैंने इस तरह से प्लान किया है कि मैं आपको लगभग 3 से 4 सेशंस में आपको ये टॉपिक अच्छे से कराने की कोशिश करूंगा। तो 3 से 4 टॉपिक्स या सेशंस में आगे जाने से पहले आज के जो सेशन है उसको हम लोग बेसिक जो रिमाइंडर्स हैं उनके ऊपर उसको डेडिकेट कर देते हैं। तो एक बार मुझे लगता है बेसिक क्लियर हो गया तो आई थिंक किसी भी तरीके का जो एक्सपेंशन है, किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन ऑफ द क्वेश्चन है, वो आपको इंटिमिडेट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से कह दूं कि आपको ना ये जो मेरा क्लास था डिविजिबिलिटी रूल्स का, ठीक है, ये आपको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा बिकॉज मैं बहुत ज्यादा रेफरेंसेस उसके यहाँ पे पिकअप करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो बिफोर यू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन आप एक बार वो डिविजिबिलिटी रूल वाला सेशन एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको एक कनेक्शन बैठ जाए। ठीक है, सो अगर आपने नहीं देखा एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस तो मैं आपको फिर से एक छोटा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। बट आपको ज्यादा एक्सपेंशन से ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो मैंने वहां पे बात किया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिविडेंड है 35। आप 35 को मान लीजिए 7 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो जब आप 35 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम सब जानते हैं गाइस कितना होता है, 7 5 से 35 रिमाइंडर इज, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 है तो चलो ठीक है डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ना फॉर एग्जांपल 135 होता, ठीक है, 135/7 करना होता, तब मेरा रिमाइंडर कितना होता? तो 135/7 रिमाइंडर कितना होता है? तो 7 7 7 1s are 7 and then 65, 7 9s are 63 and remainder is, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2। ये सबको मालूम है, बहुत इजी सा क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। 135 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना हो गया 2। ठीक है, अब आप देखिए कि 135 एक बहुत बड़ा नंबर है अगर किसी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, और मुझे ना इसको डिवाइड करने में बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट, हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि आप इस नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं। हमने ये भी बात किया था कि ये जरूरी नहीं है कि 2 ही हिस्सों में तोड़ा जाए।
आप उसको 3, 10, 50 जैसे भी हिस्सों में तोड़ दीजिए। बट ये ख्याल रखिए कि ये तोड़ हम इसलिए रहे हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो तोड़ना भी इस तरीके से ताकि आपका काम आसान हो जाए, ठीक है? सो लेट मी ब्रेक इट डाउन एज़ लेट्स से फॉर एग्जांपल 135 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 35। मेरे टॉप ऑफ द माइंड तो यही दिमाग में आ रहा है। तो जब मैंने 100 प्लस 35 लिख दिया, तो मुझे ना इन दोनों जो पार्ट्स हैं, दो थोड़े से छोटे पार्ट हो गए। इनको डिवाइड करना थोड़ा-सा मेरे लिए आसान हो गया, ठीक है? तो जब मेरे लिए यहाँ पे आसान हो गया, तो मैं इन इंडिविजुअली पार्ट्स को जब मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो 35 डिवाइड बाय 7 हम सब जानते हैं रिमाइंडर कितना होता है 0, एंड 100 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना होता है 2। अब सब जानते हैं ना 14 7 इज हाउ मच 8। तो 98 और रिमाइंडर कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, दैट वाज द रिमाइंडर ऑफ द बिगर नंबर। तो आप अल्टीमेट जो 135 बाय 7 है उसके रिमाइंडर तक पहुंच जाते हैं बाय स्प्लिटिंग द नंबर डाउन। अब नंबर को छोटा कर दीजिए और छोटे छोटे हिस्सों को डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। सही बात है ना गाइस, यहाँ पे इट्स बेटर टू डिवाइड 100 बाय 7 एंड 35 बाय 7 रादर देन, ठीक है ना? जैसे कि मैंने कहा इसके न्यूमरस तरीके हो सकते हैं इसको ब्रेक करने के। आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं ये फिर से लिख देता हूँ 135 बाय 7। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फॉर एग्जांपल 90 प्लस 45, है ना? ऐसे लिख सकते थे। या फिर लेट्स से 60 प्लस 30 प्लस 45 ऐसे भी तोड़ सकते थे। तो तोड़ तो ऐसे भी सकते हैं और अल्टीमेटली रिमाइंडर वही आने वाला है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तोड़ ही रहे हैं अगर, तो इस तरह से तोड़िए ताकि आपका काम आसान हो। तो व्हाई टू मेक द टास्क जो ऑलरेडी आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऑल द मोर डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप 90 डिवाइड बाय 7 कीजिए एंड 45 डिवाइड बाय 7 कीजिए। तो 90 डिवाइड बाय 7 कितना होता है? हम सब जानते हैं 13 7 इज हाउ मच 91 एंड 12 7 84। रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे 6। एंड 45 डिवाइड बाय 7 इज हाउ मच 7 6 42, रिमाइंडर इज 3। तो 6 प्लस 3 इज हाउ मच गाइस 9। ठीक है, हम सब जानते हैं गाइस कि 9 तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं आएगा। हम जब भी किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होते हैं गाइस? 0 से लेकर 6 तक। हमने डिविजिबिलिटी रूल में उसके बारे में बात किया हुआ है। नाउ 9 बाय 7 रिमाइंडर कितना है गाइस? 2, राइट? और 135 बाय 7 रिमाइंडर भी कितना है? 2। तो इवेंचुअली जैसे कि मैंने कहा रिमाइंडर तो 2 आने ही वाला है, कैसे भी कर लीजिए। बट आपको देखिए ना टास्क थोड़ा सा 100 प्लस 35 के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना। अब मैं इसको 7 से, इसको 7 से और इसको 7 से डिवाइड करूं, तो यहाँ पे 7 8 56, रिमाइंडर इज 4, 7 4 28, रिमाइंडर इज 2, 7 6 42 एंड रिमाइंडर इज हाउ मच 3। सो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 इज 9, 9 बाय 7 रिमाइंडर इज स्टिल 2। तो रिमाइंडर तो इवेंचुअली 2 आ भी रहा है, ऐसे करके भी और ऐसे करके भी, और 100 प्लस 35 बाय 7 करके भी। ना ऑब्वियसली यहाँ पे देखने में लग रहा है कि यार बेस्ट तरीका यही था ब्रेक करने का, ठीक है? और भी कई तरीके, मैंने आपको ये भी बताया था कि आप प्लस में ही जरूरी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में भी और माइनस में भी स्प्लिट कर सकते हैं। मैं इसलिए मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस, प्लीज गो बैक एंड चेक आउट दैट वीडियो टू फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसका क्रक्स ले लिया है, बट उसको मैंने काफी एक्सपेंसिव तरीके से वहां पे पढ़ाया है, ठीक है? तो इस स्लाइड से हमारा टेक अवे ये है कि जो भी नंबर है, जो भी डिवाइज डिविडेंड है, जो ऊपर का जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये क्या है? डिवाइजर, है ना? और ये क्या है? रिमाइंडर ना। और जो जो नंबर ऑफ टाइम्स मिलता है, जैसे इसको मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर दूं, तो दिस इज योर डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड, ठीक है? तो जो मेरा डिविडेंड है गाइस, उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं कितने भी हिस्सों में, ठीक है ना? कितने भी हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं, और स्प्लिट ऐसे करना ही है तो ऐसे करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए सवाल बनाऊं, मान लीजिए 39 बाय 7, ठीक है? तो 39 बाय 7 रिमाइंडर हम सबको पता है। बट वहीं पे अगर आपको मैंने 39 टू द पावर ऑफ 39 बाय 7 कर लिया, तो आपका जो टास्क है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा, ठीक है? बट आपको मैंने फिर से कहता हूं, जो मैंने आपको शुरुआती जब क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको कहा था कि रिमाइंडर जो है उसके जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा बनाए जा सकते हैं। आप इसी क्वेश्चन को आप कई लोग ऐसे भी दे देते हैं 39 टू पावर 39 टू द पावर 39 डिवाइड बाय 7, ये भी दे देता है वो, ऐसे भी कर सकते हैं। यू नेवर नो, ठीक है? हमें नहीं पता कि वो क्या करने वाला है, ठीक है? बट चाहे वो ऐसे दे, चाहे इस तरह के दे, या 39 टू द पावर 39 फैक्टोरियल दे दे, कैसे भी दे दे, आप ये मान के चलिए कि जो क्रक्स में जो चीजें हैं वो सेम है, ठीक है? जो जो क्रक्स है, वो कोर ऑफ द क्वेश्चन, वो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार वो कोर समझ में आ गया,
तो आप किसी भी तरीके का वेरिएशन आप इजीली टैकल कर सकते हो। गाइस दिस इज अ गारंटी दैट आई एम गिविंग यू, ठीक है। आप एक बार एक कॉन्सेप्ट इसको अच्छे से पढ़ के देखिए, उसके बाद यू टेक एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू रिमाइंडर्स और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे समझ में आया कि नहीं है, और नहीं आया इसके पढ़ने के बाद भी देन विल सी कि इसके ऐसे अलग से अलग क्वेश्चन कौन सा हो गया, ठीक है। तो जो मैं बात करने वाला जो हूँ वो है आज स्पेसिफिकली कोर के बारे में, बिकॉज अगर आपको कोर समझ में आ गया तो क्वेश्चन को समझने में, किसी भी तरह के वेरिएशन को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ 39 टू द पावर 39 बाय 7, दिस इज आवर टास्क, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि इस डिविडेंड को आपने ब्रेक करना है, बट यार ब्रेक कर सकते हैं, और हमने ये भी समझा कि ब्रेक करना ही है तो ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे तो पावर है तो इसको मैं स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये मेरा है, ये दिस नंबर इज रेज टू दिस नंबर, इसको मैं स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, कैन आई राइट इट एज 35 प्लस 4 बाय 7, 35 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 39 बाय 7, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ मैंने ऐसे ही क्यों किया, बिकॉज आप देख रहे हैं 35 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना होता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। सो जो मेरा जहां तक 39 में जहां तक नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है वहां तक तो मैंने रख लिया, तो जो एक्स्ट्रा बच गया उसको मैंने साइड में कर दिया। तो 35 प्लस 4 टू दी पावर ऑफ 39। मान लीजिए अगर इसकी जगह पे ऐसा कुछ होता, फॉर एग्जाम्पल 63 टू द पावर ऑफ 63 डिवाइड बाय 4 फॉर एग्जाम्पल। इसको शॉर्ट तरीके भी समझ में आ रहे हैं गाइस सबको, लेकिन अगर आपने पढ़ रखे हैं रिमाइंडर्स के, बट फिलहाल अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं, इस टॉपिक को अच्छे से कोर से समझना चाहते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि 63 टू द पावर ऑफ 63 लिखा है, तो मैं इसको ना 60 प्लस 3 लिख देता हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि 60 तक तो है 4 से डिवाइड होगा ही होगा, एक्स्ट्रा जो 3 है उसको मैं साइड में ले लूँ, ठीक है। तो वी गॉट 35 प्लस 4 टू द पावर ऑफ, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए कि इसको मुझे स्प्लिट करना है, ठीक है ना। स्प्लिट करना है, अभी मेरे पास इस तरह का केस है कि मैं इसको 39 टू द पावर ऑफ 4, 39 प्लस 39 टू द पावर 39 को मैंने लिखा हुआ है 35 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 39, जब मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो आपको ना ये वाला सेंस मिल रहा होगा, दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस बी टू द पावर ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म को मुझे एक्सपैंड करना है टू द पावर ऑफ n, तो आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन टाइप की एक फील मिल रही होगी, ठीक है। दिस इज देयर आर टू टर्म्स होती हैं तो उसका एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। देयर आर टू टर्म्स टू बी एक्सपेंडेड, so it would be a binomial expansion, okay. Now maybe a lot of people are familiar with binomial expansion, कई लोग नहीं है, ठीक है। तो जो लोग नहीं है उनके लिए मैं कोई इसका एक बेसिक, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि बाइनोमियल थ्योरम रटें और आप बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पे एक क्वेश्चन करें। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे समझने के लिए हेल्पफुल होंगी, जो हमारे क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू रिमाइंडर्स करने में काफी हेल्पफुल होंगी, और आपको मैं बाइनोमियल थ्योरम का पूरा स्ट्रक्चर समझाने की भी कोशिश करूंगा विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको a प्लस बी टू द पावर ऑफ n एक्सपैंड करना है। फिलहाल मैं n की जगह पे एक नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से a प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 ले लेता हूँ, राइट। a प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 को आपने एक्सपैंड करना है बाइनोमियली, ठीक है। तो हम सब जानते हैं इसको एक्सपैंड करने का तरीका, अगर होता a प्लस बी द होल स्क्वायर, अभी टू द पावर ऑफ 5 है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो जस्ट फॉलो द स्टेप्स जो आपको मैं कह रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है, इसको आप मान लीजिए a, और ये जो b है, a को मैं बोल दूंगा एज माई फर्स्ट टर्म एंड b को मैं बोल दूंगा सेकेंड टर्म, ठीक है। क्योंकि कई लोग इसको b प्लस ए प्लस बी कैसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं a को मैं बोल रहा हूँ एज माई फर्स्ट टर्म एंड b इज माई सेकेंड टर्म, ठीक है। So what I'll do, I'll raise the first term to the highest power. I will raise the first term to the highest power, and highest power that is available is 5. So a को मैं 5 की पावर में रेज करूंगा and b to the lowest power, so b to the power of 0. So b to the power of 0 basically क्या होगा इस, और anything raised to 0 कितना होता है 1, तो as it is हम कहेंगे वो दिख ही नहीं रहा है, because a to the power of 5 into 1 ऐसा ही हो गया। तो मैंने क्या किया था, first term to the highest power and second term to the lowest power, ठीक है। फिर मैं प्लस साइन लिया यहाँ पे। अभी मैं कर क्या रहा हूँ गाइस, आपको मैं बाइनोमियल थ्योरम एक तरह से रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई आप एक्सपेंशन आपसे पूछने वाला नहीं है एग्जाम में, बट ये जब हम, क्योंकि आज हम कोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार ये कोर समझ लेते हैं कि बाइनोमियल हमारे रिमाइंडर्स में किस तरह से योगदान देती है, ठीक है। तो ए को मैंने, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको हाईएस्ट पावर में रेस किया और सेकेंड टर्म को मैंने लोएस्ट पावर में रेस,
ऑलराइट। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा विद प्लस साइन इन बिटवीन, तो मैं क्या करूंगा, आई यू नो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो मेरा ए की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे कितनी थी 5, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ए की पावर को मैं एक से कम करता जाऊंगा। सो ए रिड्यूस द पावर ऑफ ए बाय 1 एंड बी की पावर कितनी थी गाइस यहाँ पे, बी टू द पावर ऑफ 0 एंड आई विल इंक्रीज द पावर ऑफ बी बाय 1, ठीक है। आई विल इंक्रीज द पावर ऑफ rather I'll decrease the power of a by 1 and I'll increase the power of b by 1, ठीक है। तो b to power 0 तभी b to the power of 1 हो गया। तो यहाँ पे मैं एक और काम करूंगा, जो भी मेरा प्रीवियस टर्म था, आयल क्या मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पावर ऑफ ए को मैं कोएफिशिएंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूँ आगे टर्म लाने के लिए। तो पावर ऑफ ए कितना है 5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना है 1, सो 5 into 1 वुड गिव अस, तो मेरे पास ये सेकेंड टर्म रेडी हो गई, ठीक है। मैं फिर से कह देता हूँ, ए की पावर को जैसे मेरे को यहाँ पे आया फर्स्ट टर्म, जैसे मैंने लिखा ए की पावर को एक से कम कीजिए और बी की पावर को एक से बढ़ाते जाइए कंसेक्यूटिवली एंड मल्टीप्लाई द पावर ऑफ ए विद द कोएफिशिएंट ऑफ ए, और यहाँ पे आगे चलते जाइए, ठीक है। नाउ सेकंड जो स्टेप है, ये वाला जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में एक चीज छोटी सी मैंने हिडन यहाँ पे दिख रही है, लिखने की जरूरत नहीं थी बट एक चीज हिडन है यहाँ पे, ठीक है। वो हिडन क्या है, यहाँ पे जो पावर ऑफ बी कितना है गाइस 1, ठीक है। तो इसके आगे, इस टर्म के आगे जो भी टर्म है, हर एक टर्म को मैं पावर ऑफ बी से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो पावर ऑफ बी कितना है 1, तो दिस एंटायर थिंग डिवाइड बाय 1 वुड बी एज इट इज, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, आगे आगे करेंगे, रिड्यूस द पावर ऑफ ए बाय 1 एंड इंक्रीज द पावर ऑफ बी बाय 1, जैसे ये हो गया। फिर मैंने क्या किया था, पावर ऑफ ए विद द कोएफिशिएंट ऑफ ए, तो 4 into 5 कितना हो जाता है यहाँ पे 20, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला था, जो भी पावर ऑफ बी है उससे डिवाइड कर देंगे। तो पावर ऑफ बी कितना है 2, तो 20 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे क्या दिखाई देने लगेगा मुझे, है ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे दिखाई देने लगेगा 10, है ना। आई होप यू गेटिंग दिस। मैंने क्या किया, पावर ऑफ ए विद द कोएफिशिएंट ऑफ ए प्रीवियस टर्म का, सो 4 into 5 वुड गिव अस 20। तो मैंने बाद में क्या हुआ था, बोला था डिवाइड बाय पावर ऑफ बी, तो 20 डिवाइड बाय 2 वुड गिव अस 10। नेक्स्ट टर्म उस तरह से लेके आते हैं, तो मैं फिर से करता हूँ, रिड्यूस द पावर ऑफ ए बाय 1 दैट इज ए स्क्वायर एंड इंक्रीज द पावर ऑफ बी बाय 1 दैट इज बी क्यूब। फिर 3 into 10 कितना होता है यहाँ पे 30, और 30 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाता है फिर से, ठीक है। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा इस, पावर ऑफ ए विद द कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना हो गया 20, रिड्यूस द पावर ऑफ ए बाय 1 इंक्रीज द पावर ऑफ बी बाय 1 एंड यहाँ पे डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 into 10 कितना था 20 एंड 20 डिवाइड बाय 4 ना, पावर ऑफ बी मैंने क्या कहा, डिवाइड कैसे करना है, पावर ऑफ बी, तो 20 डिवाइड बाय 4 वुड गिव अस। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर ऑफ ए विद द कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना दिखाई देगा यहाँ पे 5, रिड्यूस द पावर ऑफ ए बाय 1, ए बाय 1 कितना होगा, ए से ए को अगर ए की पावर 1 है तो उसको 1 से कम कर दे, क्या बन जाएगा, ए टू पावर 0 व्हिच इज 1, राइट। तो उसको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है और बी टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा। एंड बी टू पावर 5 है तो डिवाइड बाय 5 भी करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा है, हर एक टर्म को पावर ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या दिखाई देगा, बी टू पावर 5 जो है अलोन, है ना। तो ये मेरे पास ये एक्सपेंशन बन गया a प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 का। तो मैंने क्या कहा, पहले ही आपको जैसे आपको फर्स्ट टर्म, रेज द फर्स्ट टर्म टू द हाईएस्ट पावर, सेकंड टर्म टू द लोएस्ट पावर, कंसेक्यूटिवली क्या करते जाएंगे, रिड्यूस द पावर ऑफ a बाय 1 इंक्रीज द पावर ऑफ b बाय 1, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि आपसे कोई एक्सपेंशन पूछने वाला नहीं है, तो ये जो इस स्ट्रक्चर के थ्रू मैं कुछ चीजें समझ लेता हूँ, ठीक है, जो हमको रिमाइंडर्स में काम आने वाली। पहला जो कुछ ऑब्जर्वेशन है, पहला जो ऑब्जर्वेशन मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि अगर आप एक्सपैंड कर रहे हैं और यहाँ पे पावर कितना था गाइस 5, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंशन कितने मिले गाइस यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन कितने मिले, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन मुझे मिली, अगर मेरे पास n पावर है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n प्लस 1, जैसे 5 यहाँ पे पावर थी, हाईएस्ट पावर थी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिले 6। तो मेरे पास पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी n प्लस 1, एक ज्यादा टर्म ही होंगे, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमारे काम आएगी गाइस रिमाइंडर्स में, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यार यहाँ पे हर एक टर्म, एवरी टर्म कंटेन्स ए, राइट, एवरी टर्म कंटेन्स ए, है ना, हर एक टर्म में ए रखा है एक्सेप्ट दी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में ए नहीं है। और उल्टा भी बोल सकते हैं, एवरी टर्म कंटेन्स बी एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। सो मैं लिख देता हूं एवरी टर्म कंटेन्स ए, एवरी टर्म कंटेन्स कंटेन्स ए, है ना, एक्सेप्ट दी लास्ट टर्म।
एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट हमारे आउटकम है जो हमें ध्यान रखना है पर इस बाइनोमियल इज कंसर्न, क्योंकि ये चीज जब समझ में आ गई तब हमारा किसी भी तरह का रिमाइंडर क्वेश्चन जो है हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट नहीं कर सकता। आई होप इट इज क्लियर गाइस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि यार अगर मेरे पास पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन वुड बी n प्लस 1। और अगर मेरे पास, अगर मैं एक्सपेंशन पर ध्यान दूं तो आप देख रहे हैं कि एवरी टर्म कंटेन्स a एक्सेप्ट दी लास्ट टर्म। हर एक टर्म में a रखा ही हुआ है एक्सेप्ट दी लास्ट टर्म। उल्टा भी बोल सकते हैं एवरी टर्म कंटेन्स b एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो ये मेरे को बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में आपसे बात करना था। तो ये अगर ये क्लियर हो गया, आई कैन गो बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन जहां पे आपसे मैंने बात किया था कि 39 टू द पावर ऑफ 39 तो आपने 7 से डिवाइड करना। ठीक है, तो 39 टू द पावर ऑफ 39 को जब 7 से डिवाइड करना है तो आपको मैंने कहा था इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करके कैसे भी लिख सकते हैं, बट बेस्ट तरीका ये रहेगा कि ऐसा कीजिए जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो गाइस आपको मैंने एक तरीका बताया था कि आप इसको 35 प्लस 4 टू दी पावर ऑफ 39 करके लिख दीजिए। ठीक है, अब 35 प्लस 4 टू दी पावर ऑफ 39 लिखने का ये फायदा नुकसान क्या होगा, आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपको पहली चीज क्या दिख रही है कि मेरे पास टोटल पावर n की वैल्यू कितनी है 39। यहाँ पे n कितना है 39, राइट। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टर्म्स कितने होंगे, ऑफ कोर्स 39 प्लस 1 यानी कि 40 टर्म्स होंगे। ठीक है, सो देयर वुड बी 40 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये 40 टर्म्स हैं। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इफ यू रिमेंबर। दूसरा चीज जो हमने सीखा था कि एवरी टर्म कंटेन्स ए। ठीक है, अब मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं गाइस। मैंने आपसे कहा ही था कि दो ही हिस्सों में तोड़ना है या एक ही तरीके से तोड़ना, आप प्लस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट आपको स्प्लिट करने का और वो मिला हुआ है, आपको एक लिबर्टी मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से आप सोच लीजिए 39 टू द पावर ऑफ 39 को आपने 40 टर्म्स में एक्सपैंड कर दिया, 40 टर्म्स में ब्रेक कर दिया। अब 40 टर्म्स की में से ध्यान दें, एवरी टर्म वुड कंटेन 35। हर एक टर्म में 35 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था गाइस, एवरी टर्म कंटेन्स ए एक्सेप्ट दी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को छोड़ के एवरी टर्म वुड कंटेन ए, राइट। तो यानी कि हर एक टर्म में 35 होगा। आप सोचिए ना कि मान लीजिए इसको मैं आपको शुरू के 3-4 टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑफ कोर्स पहला टर्म क्या होगा 35 टू द पावर ऑफ 39, फिर है ना, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा 39 इंटू 35 टू द पावर ऑफ 38, है ना, इंटू 4, है ना। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या होगा 4 टू द पावर ऑफ 39, इस तरह से चलेगा। तो ये टर्म में 35 है, इस टर्म में भी 35 है, उसके अगली टर्म में भी 35 है। और मैंने आपको क्या कहा था, हर एक पार्ट को 7 से डिवाइड करते जाइए और रिमाइंडर्स को का टोटल कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप देख रहे हैं हर एक पार्ट को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0, बिकॉज हम सब जानते हैं 35 7 से डिवाइड होता है। तो 35 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 0। ये इसमें भी 35 है तो ये भी पक्का 7 से डिवाइड होगा, ये भी पक्का 7 से डिवाइड होगा। तो एवरी पार्ट वुड बी डिविजिबल बाय 7 एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई एम श्योर अगर है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लीजिए, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा 39 टू द पावर ऑफ 39 है, उसको मैंने लिखा 35 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 39। आपको जस्ट मैंने पहले एक बाइनोमियल एक्सपेंशन समझाई, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरी पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 40 मिलेंगे। मेरे पास 40 टर्म्स हैं इस एक्सपेंशन में और हर एक टर्म में 35 होने वाला है। अगर हर एक टर्म में 35 होने वाला है तो अगर मैं हर एक टर्म को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो हर एक टर्म तो 37 से डिवाइड होगा ही होगा, बिकॉज 35 इज डिविजिबल बाय 7। इसलिए आप समझेगा इस दिस वुड बी अ मोर प्रूडेंट वे टू स्प्लिट अप द नंबर। नंबर स्प्लिट करने का ये बेटर तरीका है रादर देन स्प्लिटिंग इट एनी रैंडम फॉर्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए फिर से वही ले लेता हूँ 61 टू द पावर ऑफ 29 डिवाइड बाय लेट्स से 13। ठीक है, इसको जो है स्प्लिट करने का तरीका बताइए। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट मैंने क्या कहा इस तरह से स्प्लिट कीजिए ताकि आपके मैक्सिमम जो पार्ट है वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने इसको लिखने की कोशिश किया। हम जानते हैं 13 5 से 65 होता है, तो इसे हम लिख दिए 13 4 जा 52। तो 52 प्लस 9 टू द पावर ऑफ 29, ठीक है, डिवाइड बाय 13। अब देखिए जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे गाइस,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 30, क्योंकि पावर कितनी है 29, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 30 और हर एक टर्म में 52 होगा। इफ एवरी टर्म कंटेन्स 52 यानी कि एवरी टर्म वुड बी डिविजिबल बाय 13 एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। तो ये जो बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है यार 61 टू द पावर ऑफ 29 डिवाइड बाय 13 करो, इट्स बेसिकली 9 टू द पावर ऑफ 29 डिवाइड बाय 13 करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर है वही पूरे नंबर का रिमाइंडर है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, सो अगर ये क्लियर है तो लेट्स डिस्कस दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं अगले स्लाइड में ले लेता हूँ फिर से कि मान लीजिए हमारे पास था 35 प्लस 4 डिवाइड बाय 7 टू द पावर ऑफ 39। हमने ये समझा कि इसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं तो 35 जो है हर एक टर्म में होगा, तो हर एक टर्म जो है 35 7 से डिवाइड होने वाला है, तो हर एक टर्म का रिमाइंडर कितना होगा, तो हम लोग रिमाइंडर्स को डिवाइड ऐड करते जा रहे हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे करते करते। लेकिन हम सब जानते हैं आखिरी टर्म में तो 35 नहीं है, यानी कि आखिरी टर्म ऐसी टर्म नहीं है जो 7 से डिवाइड हो सके, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो लास्ट टर्म क्या होगी 4 टू द पावर ऑफ 39 डिवाइड बाय 7। इन सबका रिमाइंडर तो 0 है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रिमाइंडर 4 टू द पावर ऑफ 39 बाय 7 का होगा वही रिमाइंडर 39 टू द पावर ऑफ 39 बाय 7 का होगा। यस और नो गाइस? तो 39 टू द पावर ऑफ 39 का जो रिमाइंडर है बाय 7 का रिमाइंडर है वो वही है जो 4 टू द पावर ऑफ 39 बाय 7 का है। आई एम श्योर इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से भी, अभी हम शॉर्ट तरीके के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट से समझ में आया कि मैं ऐसा करता क्यों हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से एक क्वेश्चन अगर आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपको करना है, क्वेश्चन था 39 टू द पावर ऑफ 39 बाय 7 और स्प्लिट करना ही करना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ क्या कीजिए 39 डिवाइड बाय 7 कितना होता है, तो 39 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर होता है 4, तो 39 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 4 है, तो इसको आप ऑटोमेटिकली लिख दीजिए 4 टू द पावर ऑफ 39 बाय 7। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दे बोथ आर इक्वल, आई एम सेइंग दे बोथ आर इक्वल एज फार एज द रिमाइंडर्स आर कंसर्न। अगर आप रिमाइंडर्स की बात करेंगे तो दोनों का रिमाइंडर सेम होगा। तो मैंने क्या कहा सिर्फ इस पार्ट पे फोकस कीजिए, तो जो इस पार्ट का रिमाइंडर आ रहा है यानी कि 39 बाय 7 रिमाइंडर आ रहा है उसी को 4 टू द पावर ऑफ 39 बाय 7 लिख दीजिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ 53 टू द पावर ऑफ 53 डिवाइड बाय क्या करें, डिवाइड बाय लेट्स से 17 है ना, तो 17 कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 17 करना है, तो मैंने क्या कहा कि इसको तो 53 डिवाइड बाय 17 कर दीजिए, तो हम सब जानते हैं 17 3 सा कितना होता है 51, तो इसका 53 डिवाइड बाय 17 रिमाइंडर कितना होगा 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर ऑफ 53 डिवाइड बाय 7। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो 53 डिवाइड बाय 17 कर लीजिए, उसी नंबर को इस पावर में रेस करके रिमाइंडर निकाल दीजिए। तो देखने में गाइस एक शॉर्टर नंबर भी दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि चलो यार ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं तो अगर क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो जाता है किसी भी आपके एग्जाम टेकर के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको शॉर्ट बना सकते हैं एज 53 टू द पावर ऑफ 53 डिवाइड बाय 17 को आप 2 टू द पावर ऑफ 53 बाय 17 लिख दीजिए, आपका काम आसान होने लगेगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, क्योंकि अब तो हमने समझ लिया कि क्या चक्कर क्या है, कहाँ पे क्या कहानी हो रही है। अब जो है मेरे पास नंबर है 4 टू द पावर ऑफ 39 डिवाइड बाय 7 करने, मेरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ 39 बाय, ठीक है, इसका तरीका क्या है। ठीक है ना, इसका जो तरीका है आप ये समझ लीजिए कि रिमाइंडर निकालने का कोई यूनिक तरीका नहीं होता है। ठीक है, आपको मैं आज 3 अलग-अलग तरीके बताने की कोशिश करूंगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन विद दोस 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो आज जो हमारा फोकस होगा उन 3 अलग-अलग तरीके से होगा। नाउ मैं क्या कह रहा हूँ कि वो तीनों तरीके जो है इक्वली एफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए। ठीक है, सबसे आंसर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि आपको ना ये वाला जो मेथड है इसी टाइप के क्वेश्चन में लगता है या इस वाला मेथड इसी टाइप के क्वेश्चन में लगता है। ये जो 3 तरीके आपको मैं समझाऊंगा ये किसी भी टाइप के रिमाइंडर से क्वेश्चंस में आप लगा सकते हैं। लेकिन जो कैविएट है आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपने इन तीनों में से कौन सा तरीका चुनना है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, बिकॉज आंसर तो तीनों से आएगा ही आएगा, लेकिन कौन से तरीके से जल्दी आंसर आएगा वो आपको प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप समझ जाओगे कि यार इस तरीके में तो टाइम लग सकता है, इस तरीके से आंसर तो आ जाएगा बट टाइम लग सकता है, ये थोड़ा सा शॉर्टर तरीका यूज करते हैं इन तीनों में से। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको मैं तीनों तरीके बताऊंगा साथ साथ में उन तीनों का आपको लिमिटेशंस भी बताता जाऊंगा यार कहाँ पे लिमिटेशन।
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन अब ध्यान रख लीजिएगा कि मेरा क्वेश्चन है 4 टू द पावर ऑफ 39 डिवाइड बाय 7 करना, इसका रिमाइंडर निकाल। ठीक है। तो जो मेरा पहला तरीका है गाइस, वो है अबाउट साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट दी पैटर्न। ठीक है। मैंने क्या कहा कि 4 टू द पावर ऑफ 39 डिवाइड बाय 7। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आप ना 4 को हायर पावर में धीरे धीरे रेस करते जाइए और साइमल्टेनियसली 7 से डिवाइड करते जाइए और उनके रिमाइंडर्स भी नोट करते जाइए। ठीक है। ये जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिसिटिक मेथड। ठीक है। मैंने क्या कहा, 4 को हायर पावर में रेस करते जाइए और साइमल्टेनियसली 7 से डिवाइड करते जाइए। तो 4 को मैंने पावर 1 रखा, फिर डिवाइड बाय 7 किया, रिमाइंडर कितना हो गया 4। 4 स्क्वायर किया, डिवाइड बाय 7 किया, रिमाइंडर कितना आ गया, तो 4 स्क्वायर होता है 16, डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना होता है। ठीक है। फिर 4 क्यूब किया, डिवाइड बाय 7, तो 4 क्यूब कितना होता है 64, डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना होता है। ठीक है। फिर 4 टू द पावर ऑफ 4 किया, डिवाइड बाय 7 किया, तो 4 टू पावर 4 था 2 टू पावर 8 यानी कि 256। तो 256 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर फिर से कितना आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो आप जो है, मैं कह रहा हूं कि आप इस जो भी मेरा यहाँ पे जो छोटा डिविडेंड आ रहा है तो हायर पावर में रेज करते जाइए और साइमल्टेनियसली जैसे मैंने किया है रिमाइंडर साइड में नोट करते जाइए बाय डिवाइडिंग इट बाय द डिवाइजर। ठीक है। जो आप रिमाइंडर्स लिख रहे हैं यहाँ पे साइड में गाइस, आपको ये श्योर है, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि रिमाइंडर्स डेफिनेटली रिपीट करते हैं आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। आपको पक्का रिपीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रिमाइंडर्स रिपीट कर रहे हैं आफ्टर 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप के बाद रिमाइंडर्स रिपीट कर रहे हैं, 4 2 1 फिर से 4 आ गया, तो 4 टू पावर 5 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना होगा 2 फिर से आ जाएगा। तो आफ्टर एवरी थर्ड स्टेप जो है रिमाइंडर्स का जो पैटर्न है वो रिपीट कर रहा है। तो 4 को जब मैं 39 तक लेके जाऊंगा, ये 3 स्टेप का साइकिल कितनी बार चला, मुझे ये समझना आसान हो जाएगा। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। नाउ वंस यू गेट दिस, आपको ये पैटर्न मिल गया, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको मैं लिमिटेशंस भी बताता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है। तो लिमिटेशन जो है एज फार एज दिस पर्टिकुलर वे ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर इज कंसर्न, लिमिटेशन ये है गाइस कि अगर मेरा डिवाइजर 7 है, तो आपको मालूम है कि पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होते हैं 0 से लेकर 6 तक। लेकिन अगर डिवाइजर मान लीजिए 17 होता या 23 होता या 41 होता, तब क्या करते हैं, क्योंकि 41 के केस में पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 टू 40। तो ये तो गारंटी कि रिमाइंडर रिपीट करेगा करेगा, डेफिनेटली रिपीट करेगा करेगा, पैटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर 20-25 स्टेप्स के बाद अगर आपको पैटर्न मिल रहा है तो हमारे किसी काम का है कि गाइस एज फार एज आवर एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे अगर मेरा डिवाइजर छोटा है, इफ यू वांट यू कैन यूज दिस मेथड, अदरवाइज बाकी दोनों मेथड भी इक्वली गुड है। ठीक है। तो ये जो मेथड है ये आपको गारंटी तो देता है, बट आपको डिवाइजर भी एक बार चेक कर लेना है कि अगर डिवाइजर बहुत बड़ा है, सोचिए ना कि रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइजर मेरा 7 है, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कहते हैं 0 से लेकर 6 तक। तो 0 से लेकर 6 तक यानी कि अल्टीमेटली यार 6 स्टेप के बाद तो रिपीट करना ही चाहिए था ना उसको, मैक्स 6 स्टेप। बट अगर मान लीजिए डिवाइड आप कर रहे हो, मान लीजिए 17 से 0 से लेकर 16 तक पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, तो 16 स्टेप के बाद पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो हमारे किसी काम का नहीं है ना। ठीक है। एंड योर अगर इतने स्टेप के बाद अगर पैटर्न रिपीट करना शुरू कर देता है, तो हमारा जो है हम लोग थोड़ा सा गलती करने का स्कोप जो बीच में बढ़ जाता है। तो उस केस में इस मेथड को अवॉइड कीजिए अगर मेरा डिवाइजर बड़ा है। ठीक है। ना एक और जो कंस्ट्रेंट मुझे लगता है स्टूडेंट्स को सामने आता है वेल यूजिंग दिस मेथड फॉर स्मॉल डिवाइसेस आल्सो। आप कहते हो यार 4 टू पावर 1 4 स्क्वायर 4 टू 4 क्यूब यहाँ तक तो ठीक था, 4 टू पावर 4 की रिमाइंडर कैसे निकालें, 4 टू पावर 5 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कैसे निकालें, डू वी हैव टू सॉल्व टू 4 टू पावर 5 एंड 4 टू पावर 4? मैं कहता हूँ नहीं। ठीक है। बिकॉज हमने पढ़ा है कि आप जब आप स्प्लिट करते हो तो व्हाट यू डूइंग इज आप सिर्फ प्लस के फॉर्मेट में ही थोड़ी स्प्लिट कर सकते हो, आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, आप माइनस भी कर सकते हो। तो 4 टू पावर 39 बेसिकली क्या है, 4 मल्टीप्लाइड 39 टाइम्स, राइट? यस और नो? तो 4 मल्टीप्लाइड बाय विद इटसेल्फ 39 टाइम्स, यानी कि मैं हर एक पार्ट को 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि 4 ही बेसिकली बार बार रिपीट कर रहा है, 4 ही बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे यूज करूंगा कि जो मेरा पहला रिमाइंडर है, कुछ भी केस होगा, नॉट जस्ट इन दिस केस, किसी भी केस में अगर जो मेरा पहला रिमाइंडर आया उसी को आपस में मल्टीप्लाई करते रहिए।
अगर वो जो नंबर जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो नंबर है वो 7 से बड़ा है तो उसको फिर से 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर फिर से वही आ जाएगा। तो मेरा पहला रिमाइंडर मैंने क्या कहा, जो मेरा पहला रिमाइंडर आ रहा है उसी को खुद से बार-बार मल्टीप्लाई करते रहिए। तो 4 आ गया, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। तो 16 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना हो गया 2। अभी 2 इंटू 4 कर दीजिए, समझ में आया? तो जो भी पहला रिमाइंडर है उसी को मल्टीप्लाई करते रहिए। तो पहले 4 इंटू 4 किया, अभी 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है 8। बट 8 तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आता नहीं है, तो आई डिवाइड दिस 8 बाय 7, रिमाइंडर वुड स्टिल बी हाउ मच 1। ठीक है, फिर 1 इंटू 4, फिर 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर स्टिल 2, फिर 2 इंटू 4 8, 8 बाय 7 रिमाइंडर इज हाउ मच 1। तो ये आपको पैटर्न मिल जाएगा। अगर आपने ये मेथड यूज करना भी पड़ा तो आपको हर एक पावर एक्चुअल पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला रिमाइंडर को ही घुमाते रहिए। ठीक है, तो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ। मैंने कहा कि 4 टू पावर 39 डिवाइड बाय 7 करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो पैटर्न है वो हर 3 स्टेप्स के बाद रिपीट कर रहा है ना? तो हर 3 स्टेप के बाद अगर वो रिपीट कर रहा है, तो मैंने ना उस 4 की जो पावर 39 है, तो मैंने 39 को 3 से डिवाइड करने की सोची। क्यों? क्योंकि आई वांटेड टू सी कि ये 39 तक आते-आते 4 टू पावर 1, 4 टू पावर 2, 4 टू पावर 3 टिल 4 टू पावर 39 तक आते-आते ये 3 स्टेप का साइकिल कितनी बार चला। तो ये 3 स्टेप का साइकिल कितनी बार चला उसके लिए पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डिवाइड दिस 39 बाय 3। तो 39 बाय 3 रिमाइंडर इज हाउ मच? 0 एंड क्वोटिएंट इज ऑफ कोर्स 13। तो ये 3 स्टेप का साइकिल है। वो साइकिल क्या था गाइस? 4 टू 1, 4 टू 1, 4 टू 1, ये कितनी बार चला? 13 टाइम्स चला। तो जब मैंने 39 को 3 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा था। इसका मतलब क्या था कि जो साइकिल है वो रिपीट करते-करते कंप्लीट हो गया। मतलब 13th स्टेप पे आके वो कंप्लीट हो गया। और जब भी साइकिल कंप्लीट होता है, गाइस आपको याद है साइकिल क्या था? 4 टू 1, 4 टू 4 टू 1, 4 टू 1, यही चलता रह रहा है। और 13th टाइम आते-आते वो खत्म हो गया। तो जब खत्म होता है, जब भी कोई साइकिल खत्म होता है इस केस में, तो लास्ट में रिमाइंडर क्या बनता है? 1। यानी कि हम लोग यहां भी कह सकते हैं कि 4 टू द पावर 39 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर वुड बी हाउ मच? 1। इज इट क्लियर गाइज? आई होप इट इज क्लियर। आप एक और एग्जांपल लेके इसको ट्राई कीजिए डेफिनेटली, क्योंकि यार रिमाइंडर से क्वेश्चंस जब तक आप खुद पेन एंड पेपर लगा के यूज करके नहीं चलाएंगे, तब तक ये क्वेश्चंस जो है आपको डिफिकल्टी देते रहेंगे। अगर आप मेंटली करने की कोशिश करोगे, वंस यू स्टार्ट यूजिंग द पेन एंड देन आपको चीज दिखेंगी होती हुई, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और गाइज इस टॉपिक में आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस गेन करना है, और कॉन्फिडेंस गेन करना है वाई एंड हाउ थिंग्स में, जो कि आज हमारी क्लास का मकसद है। ठीक है, तो आप व्हाई एंड हाउ पार्ट ऑफ द थिंग्स पे फोकस कर रहे हैं आज हम, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, प्लीज प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो कि वेयर इज द ट्रबल। ठीक है, नाउ जो दूसरा मेथड है फॉर द सेम क्वेश्चन, 4 टू द पावर ऑफ 39 डिवाइड बाय 7। मैं दूसरा मेथड भी कह रहा था कि मैंने आपसे बेसिकली कहा था ना 3 मेथड्स टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा जो मेथड है दैट इज आल्सो इक्वली गुड। अभी जो मेरा पहला मेथड था वो दैट इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, बिकॉज जैसे कि मैंने उसके जो लिमिटेशन बताया था कि कई बार क्या होता है कि डिवाइजर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो डिवाइजर अगर बड़ा है देन थोड़ा सा उसको डिवाइड करने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो पॉसिबल रिमाइंडर्स है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और तब साइक्लिक पैटर्न में इतना यूजफुल नहीं मिलेगा। लेकिन जो मेरा सेकेंड मेथड जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो सेकेंड मेथड है वो जो है, इन जो भी 3 मेथड मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो सबसे पॉपुलर मेथड है गाइस। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड, मतलब इसी को लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इससे जल्दी भी आंसर आ जाता है और थोड़ा-सा ईज़ी टू अंडरस्टैंड। ठीक है? तो मेथड क्या है? तो 4 टू पावर 39 बाय 7 का हमें क्या करना है। तो 4 टू पावर 39 बाय 7। ठीक है? नाउ हमको सिर्फ इसमें एक चीज़ सोचनी है। ठीक है? सोचना क्या है कि आप फिलहाल 39 को भूल जाइए। आप ना इस 4 बाय 7 को 7 के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है? मैं फिलहाल 39 हटा देता हूँ। तो 4 बाय 7 पे ध्यान दीजिए। now सोचिए कि मैं 4 को कौन सी पावर में रेस करूं ताकि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या हो जाए, 1 या फिर 1। मैंने क्या कहा कि 4 को एक ऐसी पावर में रेस करते हैं ताकि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या हो जाए, 1 या फिर -1। गाइस अब तक आपने पूरा जो अभी तक अब तक समझा, उस पूरे प्रोसेस में मेरी कोशिश क्या थी कि बड़े दिखने वाले नंबर को छोटा बनाया जाए। ठीक है, तो बड़े दिखने वाले नंबर को छोटा बनाना है, छोटा रिमाइंडर। तो छोटा रिमाइंडर जैसे आएगा तो थोड़ा सा टैकल करना आसान हो जाता है। तो सबसे छोटा जो रिमाइंडर पॉसिबल एज फार एज वी नो इज
1 या फिर -1। तो हमारी कोशिश यहाँ पे भी वही होगी, आई ट्राई टू रेज दिस नंबर 4 टू ए पर्टिकुलर पावर, पता नहीं कौन सी है फिलहाल, ताकि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बन जाए, 1 या फिर -1। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो 4 को कौन सी पावर में रेज करेंगे? ठीक है, तो ये सोचना तो पड़ेगा, बट मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि मैक्स टू मैक्स फोर्थ पावर तक सोचिए, 4 टू पावर 1 से लेकर 4 टू पावर 4 तक सोचिए, उसके बियॉन्ड ये करने की जरूरत नहीं, तब ये मेथड यहाँ पे सुटेबल बैठेगा नहीं, है ना। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 4 तक आप सोच सकते हैं, तब आप किसी और मेथड पे जाइए, पहले या तीसरे, बट ये वाला मेथड यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि यार अगर 4 टू पावर 10 पे बन रहा हो तो फिर हमारे किस काम का। ठीक है, so what I'm trying to say is that कि I'll try to raise this number 4 to a particular power so that 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बन जाए, 1 या फिर -1। ठीक है, नाउ आप देख रहे हैं कि यार 4 टू पावर 1 होता है 4, 4 बाय 7 रिमाइंडर 4 होगा, 4 स्क्वायर होता है 16, 16 बाय 7 रिमाइंडर कितना होता है 2, 4 क्यूब अगर मैं लेता हूँ तो 4 क्यूब बाय 7 रिमाइंडर कितना होता है, 4 क्यूब होता है 64, 64 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना होता है, ये तो हमें वो पावर मिल गई। तो हम बस ये इस क्वेश्चन इस मेथड में सिर्फ ये सोचना है कि वो कौन सी पावर है, ताकि उसको मैं 4 को उस पावर में रेस करूं, ताकि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 या फिर -1 हो जाए। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या आया, दैट पावर इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मुझे वो समझ में आ गया, इतना से काम था इस मेथड का। ठीक है, एक बार मुझे वो समझ में आ गया, तो जो भी मेरा यहाँ पे नंबर है 4 टू पावर 39, इसको मैं इस पावर के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूँ। ठीक है, अभी मैं पावर, क्योंकि ये जो 39 दिया हुआ है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, बट आई ट्राई टू राइट दिस 39 विद द हेल्प ऑफ 3 इन टर्म्स ऑफ 3। ठीक है, तो जैसे कि 4 टू पावर 39 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 क्यूब एंड 13 डिवाइड बाय, तो 4 क्यूब डिवाइड बाय 4, क्योंकि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं ना गाइस, ए टू पावर m ब्रैकेट n का मतलब क्या होता है, ए टू पावर m इंटू n। ठीक है, तो 3 इंटू 13 स्टिल 39 ही है, और मैंने इस तरह से क्यों लिखा, बिकॉज ये पावर हमें मिल गई थी यहाँ पे। अब मैंने आपको क्या कहा था गाइस, कि इसका अगर मैं आपको ये भी मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 31/7 रिमाइंडर कितना होता है, 31 टू पावर 31 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर क्या होगा, तो उसको मैं कैसे लिख सकता था, तो मैंने लिखा था कि 31/7 कर दीजिए, तो 31/7 रिमाइंडर कितना होता है गाइस, 7 4 28 3, तो मैं लिख सकता हूँ ना 3 टू पावर 31 डिवाइड बाय 7, ऐसे लिख सकता था। मैं वही यहाँ पे कर रहा हूँ कि 64 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना है 1, तो इट्स बेसिकली 1 टू पावर 13 डिवाइड बाय 7, राइट, एंड एवरीबॉडी नोज 1 रेज टू एनी पावर वुड बी 1, एंड 1 बाय 7 रिमाइंडर वुड बी हाउ मच। तो यहाँ पे आप ब्रेक कर दीजिए, इतना एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, 4 क्यूब बाय 7 रिमाइंडर 1 होता है, 1 टू पावर 39 वुड बी 1, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर गाइस, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज टेक योर ओन एग्जाम्पल, और आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, प्लीज राइट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली ट्राई टू। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड मेथड। जो थर्ड मेथड है ना, तो जो थर्ड मेथड है वो जो थोड़ा थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, मतलब उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए m नंबर है, तो आप n से डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो मेथड है, मैं स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप m को n से डिवाइड करना चाहते हैं, तो जब आप ये वाला मेथड यूज करेंगे, तो एक प्री कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला मेथड यूज करने के लिए m and n must be co-prime। m and n must be co-prime guys, आई होप सबको याद है co-prime का मतलब क्या होता है, co-prime मतलब यानी कि जिनके बीच में HCF कितना होना चाहिए 1, m and n must be co-prime। तो आप ये मेथड यूज करना चाहते हैं, बट तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए कि m and n co-prime है, co-prime नहीं है तो उनको बना दीजिए, यानी कि जो भी कॉमन पोर्शन है तो आपको हटाना पड़ेगा। अगर वो हट गया तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट उसमें भी एक कैवेट है, मैं आपको डिस्कस करूंगा उसके बाद, बट ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो m and n must be, जो फिर सेकंड स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, दैट यू हैव टू फाइंड द यूलर ऑफ n। हमारी जो जस्ट प्रीवियस क्लास हुई जिसमें HCF एंड फ्यू फॉर्मूलाज के बारे में बात किया था, तो वहां पे मैंने इस यूलर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो। मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अगर आप नंबर्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और नंबर्स अच्छे से चाहते हैं कि इसमें कुछ भी आयोटा ऑफ क्वेश्चन ना रहे मन में कंसेप्ट वाइज, देन यू हैव टू फॉलो दीज लेक्चर्स इन अ कंटिन्यूस फ्लो। एक बार कंटिन्यूसली पढ़ लेंगे तो इट्स अ गारंटी दैट नंबर्स सिस्टम आपको हॉन्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा।
ठीक है। तो प्रीवियस मैंने क्लास में आपको मैंने यूलर फंक्शन के बारे में समझाया था कि यूलर फंक्शन होता क्या है। तो फाई ऑफ एन आपको पता करना है। तो फाई ऑफ एन क्या होता है गाइस? बेसिकली एन इंटू वन माइनस वन बाय ए इंटू वन माइनस वन बाय बी इंटू वन माइनस वन बाय, ठीक है, फाई ऑफ एन पता कर लिया। और जहां पे एन को आप लिखते हैं ए टू पावर एम इंटू बी टू पावर एन इंटू सी टू द पावर ऑफ आर, तो ये जो आपके ए बी सी है ना, ये वाला ए बी सी है, जहाँ पे इसको मैंने एन को क्या किया है, बेसिकली प्राइम फैक्टराइज किया है, मैंने ऐसे लिख दिया। और यूलर क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? यूलर फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से इसका डिराइव भी किया था फॉर्मूला, तो मैंने तब आपको समझाया था यूलर फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। इट्स बेसिकली द नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन, मतलब एन से छोटे कितने नंबर हैं जो एन के साथ को प्राइम होंगे, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो उसका जो निकालने का तरीका ये रहा, तो एन इंटू वन माइनस वन बाई ए, वन माइनस वन बाई बी, वन माइनस वन बाई सी, यहाँ पे ए बी सी ये रहे, ठीक है। तो आपने ये वाला स्टेप भी कर लिया। थर्ड गाइस, ये इलाबोरेट लग रहा है देखने में, बट है नहीं, ये तो सिर्फ देखते आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो माइल्ड से स्टेप्स है, ठीक है। थर्ड जो फाइनल स्टेप है वही कहता है कि अगर आपने ये सब कर लिया, अब अगर मैं m को n की पावर में रेस करूंगा, ठीक है, अब अगर मैं m को अगर मैं फाई ऑफ n की पावर में रेस करूंगा और फिर n से डिवाइड करूंगा, मैं रेस m टू द पावर ऑफ फाई n कहता है ये ना, और फिर अगर मैं n से डिवाइड करूंगा, मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? माय रिमाइंडर वुड ऑलवेज बी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, m बाय n अगर आपने डिवाइड करना है, तो पहला कंडीशन क्या है? m एंड n मस्ट बी को प्राइम होने चाहिए। दूसरा क्या है? फाइंड द यूलर ऑफ n, इस जो डिवाइजर है उसका यूलर पता कर लीजिए और उस यूलर वैल्यू को इस m की पावर में रेज कर दीजिए, और फिर अगर आप n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो इसको अभी अपने क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वाज 4 टू द पावर ऑफ 39 डिवाइड बाय, तो गाइस मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था? आई होप यू रिमेंबर फर्स्ट स्टेप क्या था कि ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए गाइस? को प्राइम। 4 और 7 में कोई भी फैक्टर कॉमन है क्या गाइस? देयर इज नो फैक्टर दैट इज कॉमन, तो हम लोग कहेंगे कि 4 और 7 जो है को प्राइम है, तो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। देखिए कितना आसानी से हो गया, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप ये था कि आपको 7 का क्या पता करना है? यूलर, यूलर ऑफ 7। तो यूलर ऑफ 7 क्या होता है गाइस? 7 बेसिकली क्या है? यूलर रिप्रेजेंट क्या करता है? यूलर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन। तो यहाँ पे क्योंकि प्राइम नंबर दिया है तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर उसका को प्राइम होंगे ना। 7 से छोटे 1 से लेकर 6 तक कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसको उस नंबर्स और 7 में कोई भी फैक्टर कॉमन होगा ही नहीं होगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो कभी भी हम लोग फिर एक जनरल रूल बना लेंगे कि यार कोई भी प्राइम नंबर है उसका यूलर हमेशा क्या होगा? जैसे 11 का यूलर कितना होगा? 10। 7 का यूलर कितना होगा? 6। 13 का यूलर कितना होगा? 12। 17 का यूलर कितना होगा? 16, लाइक दैट। तो नंबर लेस देन, मतलब वन लेस देन द नंबर वुड बी द यूलर ऑफ एनी प्राइम नंबर। तो 7 का यूलर कितना हो गया? 6। तो ये मेरे दोनों स्टेप्स क्लियर हो गए कि फर्स्ट जो है को प्राइम है और 7 का यूलर है 6। तो थर्ड जो डिसाइसिव स्टेप था, मैंने क्या कहा था? 4 को अगर मैं 6 पावर में रेज करूं और तब 7 से डिवाइड करूं, मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? गाइस आप इस मेथड पे ध्यान दीजिए। आपको याद होगा सेकंड मेथड मैंने आपको कहा था कि आप सोचिए कि 4 को कौन सी पावर में रेज करने पे और 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, सोचिए। लेकिन यहाँ पे ये मेथड आपको डायरेक्टली बता देगा कि अगर मैं 4 को 7 के यूलर की पावर में रेज करूंगा और फिर 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1 डायरेक्टली आएगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स, तो 4 टू पावर 6 डिवाइड बाय 7 इज 1। तो मैंने आई ट्राई टू राइट दिस 39 विद हेल्प ऑफ दिस 6, तो लिखूंगा 4 टू द पावर ऑफ 6 एंड 4 क्यूब, राइट? बिकॉज पूरा तो 13 एंड 6 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 6 इज 36 प्लस 3। आई होप ये सबको मालूम है। ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन, ए टू पावर 10, ये तो 36 हो गया, प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 39। अब मैं इंडिविजुअली डिवाइड बाय 7 कर सकता हूँ। तो 4 टू पावर 6 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर तो 1 होता है क्योंकि इसने कहा 1 टू पावर 6 इज 1, एंड 4 क्यूब कितना होता है? 64 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज आल्सो 1, एंड 1 into 1, that is 1 is the remainder of the bigger number। ना तीनों मेथड में आंसर तो आ गया, वही सेम आंसर आ रहा है, बट कौन सा कंड्यूसिव रहा, कौन सा बेस्ट रहा, ये कई बार देखते ही समझ में आ जाता है। जैसे आपको मैंने कहा कि सेकंड जो मेथड मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। ये जो थर्ड जो मेथड हम डिस्कस किया, ये कुछ कंसर्न केसेस में आप यूज करते हैं। अगर मेरे पास डिवाइजर बहुत बड़ा है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी पावर में रेज डिवाइड बाय 17 करना होता है,
तो 4 को कौन सी पावर में रेज करोगे ताकि 17 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए। तो सोचिए ना कि पावर कितना डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। सो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि मेरे पास अगर ये नंबर है थोड़ा सा बड़ा डिवाइजर है, देन यू कैन यूज दिस मेथड, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नाउ मैं आपसे ये जो स्टेप के बारे में एक बार बात करना चाहता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि m एंड n मस्ट बी कोप्राइम, ठीक है। कोप्राइम होने चाहिए तभी आप ये मेथड लगा सकते हैं, और अगर कोप्राइम नहीं है तो मैंने कहा था कि कोप्राइम बना दीजिए, ठीक है। तो जब आप कोप्राइम बनाएंगे तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ, लेट्स से 7 to the power of 28 डिवाइड बाय 35, ठीक है। इसका मुझे रिमाइंडर पता करना है, ठीक है? मैंने पहले दो तरीकों से मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली थर्ड तरीके पे, ठीक है। तो थर्ड तरीके पे आने से पहले मुझे समझना पड़ेगा, जो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि दे मस्ट बी कोप्राइम। तो 7 और 35 तो कोप्राइम नहीं है, राइट, एज यू कैन सी। तो 7 और 35 अगर कोप्राइम नहीं है तो हमको क्या समझना पड़ेगा कि मैंने आपको क्या कहा था कि कोप्राइम बना दीजिए, यानी कि यार 35 में एक 7 होता है और यहाँ पे 28 7 है, तो मैं एक 7 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने एक 7 कैंसिल कर दिया तो ऊपर क्या बन गया, 7 टू पावर 27 डिवाइड बाय, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सिंपल देखने में लग रहा है कि मैंने सिर्फ कैंसिल किया है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब 7 टू पावर 27 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, और 7 और 5 कोप्राइम है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर टू गो हो जाएगा, ठीक है। बट यार इसमें ना आपने 7 कैंसिल किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने वो ध्यान रखना है। जैसे ही आपको मैं बहुत ही शॉर्ट सा एग्जांपल दिखा के करने की कोशिश करता हूँ। आप मान लीजिए 6/4 रिमाइंडर कितना होता है, 6/4 रिमाइंडर होता है 2, ये सब जानते हैं। बट अगर मान लीजिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 6/4 अच्छा नहीं लग रहा, उसको मैंने 3/2 लिख दिया। 3/2 क्योंकि 2 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो 3/2 रिमाइंडर कितना होगा, 1। बट आपसे पूछा क्या गया था, 6/4 का रिमाइंडर। आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 3/2 और उसका रिमाइंडर बता दिया, जो कि गलत हो गया, राइट। एक्चुअल रिमाइंडर कितना है, 2। तो आपको ये ध्यान रखना था कि 6/4 को 3/2 बनाने के लिए आई हैड एक्चुअली डिवाइडेड इट बाय, मैंने डिवाइड बाय 2 किया था। तो डिवाइड बाय 2 का आप वो फैक्टर ध्यान रख लीजिए, उसको वापस आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। बट सिंप्लीफाई करते ही जो रिमाइंडर आ रहा है उसको एक्चुअल रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। मतलब जो पार्ट आपने कैंसिल किया था इसके रिमाइंडर में वो चीज आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपने डिवाइड किया था वहां पे उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 टू पावर 20 डिवाइड बाय 35 है, मुझे यूलर वाला मेथड यानी कि जो थर्ड मेथड मैंने डिस्कस किया वो आप यूज नहीं कर पा रहे थे, तो हमको लगा कि यार सात एक जो है कैंसिल हटा एक कैंसिल कर देना चाहिए, बट मैंने ध्यान रख लिया कि 7 जो है मैंने कैंसिल किया है। तो जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, जो भी यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, तो हम क्या करने वाले हैं, तो जो भी रिमाइंडर है उसको अपने 7 से रीमल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट दी एक्चुअल रिमाइंडर, ठीक है। तो 7 टू पावर 27 डिवाइड बाय 5 करते हैं, 7 टू पावर 27 डिवाइड बाय 5। ना 5 का यूलर कितना होगा, ऑफ कोर्स 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 का यूलर कितना होगा, 4। तो आई हैव टू रेज दिस नंबर 7 टू द पावर ऑफ 4 एंड देन डिवाइड बाय 5 एंड द रिमाइंडर वुड ऑलवेज बी 1। So what I'll do, I'll try to write 27 with the help of 4। तो अब सब जानते हैं कि 27 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 6 24 तक चलते हैं और एक 7 क्यूब साइड में रहने देते हैं, डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना है, 7 टू पावर 4 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर इज 1 एंड 1 टू पावर 6 इज 1। 7 क्यूब कितना होगा, 343, रिमाइंडर कितना होगा, तो एंटायर नंबर का रिमाइंडर कितना हो गया, 3। तो बेसिकली हमको मिला 7 टू पावर 27 डिवाइड बाय 5 का। बट इज दिस योर रिमाइंडर, जो फाइनल रिमाइंडर होगा, क्योंकि आपसे पूछा ये नहीं गया था कि 7 टू पावर 27 बाय 5, आपसे पूछा गया था 7 टू पावर 28 बाय 35। तो मैंने क्या कहा, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है तो एक्चुअल बनाने के लिए जो भी आपने पार्ट कैंसिल किया था उसको रीमल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इंटू 7 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 21 is the remainder you'll get when I divide 7 to the power 28 by 35। I hope it is clear, ठीक है। तो अगर ये क्लैरिटी आ गई है तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं गाइस, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पूछा है 32 तो पावर 32 पावर 32, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफी लोग थोड़े से इंटिमिडेट भी हो जाते हैं, तो बट है कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि एक बार अगर आपको क्रक्स क्लियर है तो ये जो चीजें आपको बॉदर नहीं करेंगी, ठीक है।
तो 32 डिवाइड बाय 7 करना है इसका रिमाइंडर। इफ यू नो द आंसर, इफ यू वांट टू ट्राई, यू कैन पॉज द वीडियो, अदरवाइज हम लोग अभी साथ में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास है 32 टू द पावर ऑफ समथिंग, राइट, दिस नंबर टू द पावर ऑफ समथिंग, ठीक है। इसको मैंने x ले लिया एंड डिवाइड बाय 7 करना है। फिर से वही ऑब्जेक्टिव है गाइस कि 32 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 4, तो आई कैन राइट इट एज 4 टू द पावर ऑफ x बाय 7। अभी x की वैल्यू क्या है, ये सब 32 पावर 32, ठीक है, तो इट्स बेसिकली 4 टू द पावर ऑफ x बाय 7, ठीक है। तो 4 टू द पावर ऑफ x बाय 7 जो है इसका रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, तो इसमें से कौन सा तरीका ठीक रहेगा, क्योंकि यार अगर मैं साइक्लिसिटी भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सेकंड जो मेथड है वो भी कर सकते हैं, और थर्ड मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेकंड मेथड हम लोगों ने क्या था डिस्कस, मैंने आपको क्या कहा था कि बहुत ज्यादा यूज में आता है, तो उसको पहले ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो आई ट्राई टू रेज दिस नंबर 4 टू ए पर्टिकुलर पावर, सो दैट व्हेन यू डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर शुड बी 1 और -1। हमको मालूम है कि 4 को थर्ड पावर में रेज करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 बनेगा। तो मुझे क्या करना है, इस 32 पावर 32 को यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। इस 32 पावर 32, ये वाला 32 है ये, ठीक है, नॉट द बेस, ठीक है। सो 32 पावर 32 को मुझे इन टर्म्स ऑफ 3 लिखना पड़ेगा। गाइस आपको याद है ना, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर मान लीजिए सिर्फ ये रहता 30 टू द पावर ऑफ 35 डिवाइड बाय 7 होता, तो आप क्या करते, इसको मैं लिखता 4 टू द पावर ऑफ 35 डिवाइड बाय 7 ऐसे लिखता। फिर मैं क्या करता, 4 को थर्ड पावर में रेस करना पड़ता है और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है, तो आई विल ट्राई टू राइट 35 इन टर्म्स ऑफ 3 ना, तो मैं पावर को इन टर्म्स ऑफ 3 लिखता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे जो 32 है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ 3 लिखने की कोशिश कीजिए। तो इसको इन टर्म्स ऑफ 3 लिखने के लिए क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू डिवाइड दिस नंबर 32 पावर 32 बाय 3। तो 32 पावर 32 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर कितना होगा, तो 32 टू द पावर ऑफ 32 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना होगा, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर कितना होगा, सो 32 टू पावर 32 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर। हम सब जानते हैं इस 32 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर कितना होता है 2, या फिर ऐसे कह सकते हैं -1। अब मैंने आपको ये भी कहा था ना कि रिमाइंडर 1 या फिर -1 में भी सोचिए, कोई भी छोटा रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर को अच्छे से समझने के लिए यू कैन गो बैक टू द डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया नेगेटिव रिमाइंडर का बेसिक मतलब, ठीक है। तो 32 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर इज -1 एंड -1 इज रेज टू द पावर ऑफ 32। 32 क्या है, एक इवन नंबर है ना, और -1 को जब भी मैं 32 की पावर में रेज करूंगा, एक इवन पावर में रेज करूंगा, तो रिमाइंडर कितना होगा गाइस, ठीक है। तो दिस वुड बी 1। तो मैं ये समझा कि जो 32 पावर 32 जो पावर है, इसको जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ ना, अब मैंने कहा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यार आपने लिखा 32 पावर 32 है ना, पावर 32, ये इसको मैंने 7 से डिवाइड करना है, इसका नंबर बना 4, और ये पावर जो है जब मैंने पावर को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बना था 1, इफ रिमेंबर, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अभी जो भी है 32 पावर 32, ये 32 पावर 32 जो भी है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 3k + 1, मतलब एक ऐसा नंबर है, ये जो पावर है एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देता है, ठीक है। देन आई विल डिवाइड बाय 7, ऐसे कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ, 4 टू पावर 3k इंटू 4 डिवाइड बाय 7। अभी 3 है, 4 टू पावर 3 हम सब जानते हैं, डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 1 ही होता है, इस पार्ट का रिमाइंडर 1 ही होगा, और इस पार्ट 4 बाय 7 रिमाइंडर कितना होगा 4, so 1 into 4 would be 4, that is the remainder of the bigger number. आई होप इट इज क्लियर गाइस, ठीक है। तो ये अगर क्लियर नहीं है, मैं इसको फिर से नेक्स्ट कल शाम को मैं लाइव आऊंगा, ठीक है। तो उस लाइव क्लास में वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन वंस अगेन इफ यू हैव एनी डाउट, बट प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन और अपने तरीके से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो भी हमने डिस्कस किया है उन तरीकों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली आंसर आएगा, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए 9 टू द पावर ऑफ 87 बाय 7, ठीक है। अभी मैं 7 बार बार डिवाइजर ले रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि कुछ और डिवाइजर ले लेते हैं। तो अभी मैं डिवाइजर ले लेता हूँ, लेट्स से ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 23 टू द पावर ऑफ 97, ठीक है, डिवाइड बाय 17 ना, ये रिमाइंडर कितना तो 23 टू द पावर ऑफ 97 डिवाइड बाय 17 रिमाइंडर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बना है,
आप थोड़ा सा ये फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि यार पहला मेथड यहाँ पे सुटेबल होगा या दूसरा मेथड होगा या तीसरा मेथड। कि पहले मेथड में क्या था कि 23 को हायर पावर में रेज करके जाना है, फिर 17 से साइमल्टेनियसली डिवाइड करते जाना है, फिर रिमाइंडर्स नोट करते जाना है। बट 23 की पावर 2 से ज़्यादा आई थिंक सबको नहीं पाना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड तो डिस्कार्ड हो गया। सेकंड मेथड भी 23 को मैं कौन सी पावर में रेस करूं ताकि 17 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बना जाए, अगेन मेक इट टीडियस, राइट। थर्ड जो मेथड है यहाँ पे ज़्यादा स्केलेबल लग रहा है और ज़्यादा यूजफुल लग रहा है। तो मैं थर्ड मेथड में हम लोग क्या करते थे कि पहले इनको चेक करते थे, ये दोनों 23 एंड 17 दोनों प्राइम नंबर है, तो ऑफकोर्स दोनों को प्राइम ही होंगे, देयर मस्ट बी नथिंग कॉमन बिटवीन देम। तो पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, यू हैव टू फाइंड आउट द यूलर ऑफ 17। यूलर ऑफ 17 कितना होता है, 17 ब्रिंग ए प्राइम नंबर, तो यूलर ऑफ 17 इज 3, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 23/17 है ना। तो मुझे मालूम चल गया कि 23 टू द पावर ऑफ 16 डिवाइड बाय 17 रिमाइंडर कितना होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है नंबर रेज टू द यूलर वैल्यू एंड देन डिवाइड बाय 17 रिमाइंडर वुड ऑलवेज बी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक अब मेरा क्वेश्चन था कि क्योंकि 16 आ चुका है तो मैं इस 97 को ट्राई टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ 16। सो मैं लिखूंगा 23 टू द पावर ऑफ 16, 16 6 96 होता है इंटू 23 डिवाइड बाय, इधर रिमाइंडर कितना है 1, एंड 1 इंटू 23 वुड गिव अस 23 एज द रिमाइंडर ऑफ द बिगर नंबर। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो कौन सा मेथड लगाना है, तो गाइस तीनों मेथड लगा, तीनों से आंसर आ ही जाता है, बट कौन सा मेथड यहाँ पे सुटेबल रहेगा वो हमको डिसाइड करना है, एंड दैट विल कम ओनली बाय मींस ऑफ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ। एक क्वेश्चन जो है मान लीजिए ऐसा रहता, फॉर एग्जांपल 45 टू द पावर ऑफ 29 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 23, ठीक है, देन व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, दैट हम लोग चेक कर सकें आपका कमिटमेंट लेवल इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना है, तो कितना समझ में आ चुका है अब तक। अगर इसमें फिर भी कुछ कंफ्यूजन है डू लेट मी नो, ठीक है। हम लोग मैं इसको डेफिनेटली सेकंड क्लास में इंक्लूड करूंगा ही करूंगा, ठीक है। Now I'll just talk about my channel again. We just started this channel on 7th of August. We discuss all the areas and strategies as far as quantitative aptitude section is concerned. और यहाँ पे हम लोग जो है conceptual and clarity जो अगर आपको चाहिए तो हम लोग लेने के बाद हम लोग Unacademy Plus प्लेटफॉर्म पे भी मिलते हैं, जहाँ पे we discuss actual CAT level question and we'll of course be conducting revisions on YouTube. Okay. Now ये मेरा एक टेलीग्राम हैंडल है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट इंक्लूड योरसेल्फ, आप इसको अपने आप को इसमें इंक्लूड कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वी कैन डायरेक्टली डिस्कस विद मी, मेरे तक डायरेक्टली वो क्वेश्चन पहुंचेगा, हम लोग वन ऑन वन चैट पे भी आंसर कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इलेबोरेट हो रहा है तो वी कैन डिस्कस दोज क्वेश्चंस ऑन द कॉल एज वेल, ठीक है। तो प्लीज इंक्लूड योरसेल्फ इन दिस टेलीग्राम चैनल। Okay. How can you reach us? I'll tell you again. We just have to go to the Unacademy, download the Unacademy Learning app from the Play Store, choose Plus, and choose the CAT as your, of course, the course, and get subscribed. And these are the options that will be available. अगर आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स देख रहे हो, एक जैसे जिसे कहते हैं क्रैश कोर्स देख रहे हो फॉर द कैट 2020, तो 3 से 6 मंथ्स का कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 6 मंथ्स वुड बी मोर प्रिफर्ड ओवर 3 मंथ्स, जस्ट बिकॉज आप जो है कैट के बाद हम लोग IFT दैट तक बने रह सकते हैं, ठीक है। 12 months का कोर्स एंड 12 months का कोर्स इज बेनिफिशियल इफ यू आर लुकिंग ऑल्सो लुकिंग टू गेन हेल्प फॉर GDPI सेशंस, क्योंकि आई माई सेल्फ हैव बीन इन द GDPI पैनल्स ऑफ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, तो मुझे मालूम है कि what kind of I have tackled so many questions and so many students who have actually gone to the IIMs। मुझे मालूम है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। I can prepare you well for GDPI sessions as well. So if you want to be with me till the next July, जब तक आपके GDPI sessions complete नहीं हो जाते, then आप 12 months का कोर्स पिकअप कर सकते हैं। 24 मंथ्स का कोर्स उन लोगों के लिए है जो यार अभी सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, या अपने थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में है, उनके लिए 24 मंथ्स का जो कोर्स है दैट इज द मोस्ट सुटेबल। कोई भी आप कोर्स चूज करें, अगर आपको 10% ऑफ चाहिए to include this code DJ10 and आपको instant 10% ऑफ मिल, you can proceed to the payment further on। राइट, सो जब आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो ऑफकोर्स लाइव क्लासेस तो मिल ही रहे हैं। अभी अभी मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस दे रहा हूँ, बट जैसे ही मुझे बेस बन जाएगा, जैसे जैसे
स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे इनको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यार एक बेस बन रहा है, और मुझे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैंने एक प्री रिक्विजिट रेडी कर लिया है, कैन डायरेक्टली गो लाइव। एंड जैसे हम लाइव आ जाएंगे तो हम लोग लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। और आपको मैंने अपना टेलीग्राम हैंडल दे ही दिया है, तो आप उसमें इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट इंक्लूड योरसेल्फ, पोस्ट दैट क्वेश्चन, हम लोग डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलते हैं। और आपको टेस्ट सीरीज और एनालिसिस, मैं एनालिसिस का इंपॉर्टेंस बहुत बार बता चुका हूँ गाइस। आपकी जो मैंने स्ट्रेटेजी सेशन लिया था उसमें भी टेस्ट सीरीज एनालिसिस का मैंने इंपॉर्टेंस बताया था। तो प्लीज़ गेट सब्सक्राइब टू दिस अनअकैडमी, एंड आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपके ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा हैं, वेरी रीजनेबल कॉस्ट। और लाइव डाउट्स क्लियरिंग सेशंस तो डेफिनेटली है ही। ऑफ कोर्स मैंने आपको अपना टेलीग्राम हैंडल दिया है, और डेफिनेटली हम लोग जब लाइव क्लासेस पे आएंगे तो आप साइमल्टेनियसली जब आप लाइव चैट में आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे लगा कि उस क्वेश्चन को अभी ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं उनको आई एनकरेज यू टू पोस्ट दोस क्वेश्चंस ऑन माय टेलीग्राम चैनल, राइट। तो फिर से these are the options that are available. You can use this particular code to avail 10% off, right? Thank you very much guys.